यूपी में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी सालाना तातीलात वक्त से पहले करने का फैसला किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सालाना गर्मी की छुट्टियां 1 जून से 30 जून तक होती थी, लेकिन कोरोना की संगीन होती सूरत हाल को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 मई से 4 जून तक अदालतें बंद रखने का फैसला किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस संजय यादव ने यह हुक्म जारी किया। चीफ जस्टिस की हिदायत पर रजिस्ट्रार जनरल ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। छुट्टियों के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के अलावा हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच और ज़ैली अदालतों में भी मामलात के कामकाज बंद रहेंगे। कोरोना वायरस ने मुल्क भर में कहर बरपा कर रखा है। वहीं दिल्ली एनसीआर का गाजियाबाद कोरोना का हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है। यहाँ के पॉश इलाके इंदिरापुरम की कई सोसाइटीज में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी एक सोसाइटी अम्रपाली के मेंबर दीपक कुमार का कहना है कि यहाँ रोजाना कोरोना के 6 से 8 मरीज बढ़ रहे हैं। अब तक 300 खानदान कोरोना की जद में आ चुके हैं, जबकि सोसाइटी में कोरोना से 10 लोगों की मौत भी वाक़ हुई है। I would like to apprise you about the condition of our society. मेरी सोसाइटी में हालत बहुत ही ख़राब है। कोरोना मरीजों की संख्या डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। एवरेज 6 से 8 न्यू केसेस एवरी डे ऐड हो रहे हैं। अप्रैल के समवेयर अराउंड 10 to 15 अप्रैल के बीच में हमारे पास सिर्फ 10 से 20 कोरोना पॉजिटिव केसेस थे, जो कि बढ़ के 21 अप्रैल को 120 हो गया था। 21 अप्रैल को हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, चीफ सेक्रेटरी एंड चीफ मिनिस्टर को ट्वीट करके रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ कुछ कीजिए ताकि ये बहुत बड़ा कंटेनमेंट जो ना बन पाए। आज की डेट में हमारे पास, आज हम लोग 5 मई की मॉर्निंग में है, समवेयर अराउंड 250 to 300 फैमिलीज अफेक्टेड हैं और ये संख्या डेली बढ़ती जा रही है। अभी तक सोसाइटी में कोविड से 10 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। 10 अप्रैल ऑनवर्ड से अभी तक 10 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। इसमें 5 लोगों की डेथ हॉस्पिटल में हुई है और 5 ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन थे जिनकी डेथ घर पे ही हुई है, जो कि ऑलमोस्ट असिम्प्टोमेटिक थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन विद इन 2 डेज़ उनके साथ ऐसा हो गया। चूँकि उनकी जाँच भी नहीं हुई है तो ये कहना मुश्किल है कि क्या था, लेकिन जो संभावना है पूरी तरह यही इंगित करता है कि उनकी डेथ, उन सीनियर सिटीजन की भी डेथ कोरोना से हुई है। इस दुनिया में अगर मुश्किल हालात हैं तो इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए हौसलामंद लोग भी हैं। ऐसी एक कहानी गाजियाबाद से है। गाजियाबाद शालीमार गार्डन इलाके में एक रेस्टोरेंट है जो कोरोना की वजह से पूरी तरह बंद है, लेकिन यहाँ का स्टाफ पूरी तरह कोरोना मरीजों की खिदमत में लगा है। रोजाना 200 पैकेट खाना तैयार कर कोरोना मरीजों के घरों को मुफ्त में पहुंचाते हैं। इन लोगों ने एक नंबर भी जारी किया है जिस पर राब्ता करने पर उनके घर लंच और डिनर का इंतजाम मुफ्त में किया जाता है। कोविड पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं और बहुत आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। आप जानते हैं लॉकडाउन का सिचुएशन है इस टाइम पे और लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने पिछले साल ऐसा दौर देखा कि लोग खाने के लिए बहुत परेशान हुए। हमें ऐसा लगा कि लोगों का घर पहुंचाना चाहिए हमको फूड। कोविड पेशेंट हैं, उनको हेल्प करनी चाहिए फूड के रिलेटेड। तो हमने एक छोटी सी मुहिम जारी की है कि सभी जो कोविड पेशेंट हैं हमारे एरिए में, मोहन नगर तक, इधर आपका सीमापुरी डिपो तक, जो भी लोग, हमने ग्रुप बनाया हुआ है अपना वेज मंत्रा परिवार के नाम से। तो हमको मैसेज आते हैं उसमें कि सर हमें इतनी रिक्वायरमेंट है थाली की, तो उनके घर पे हम फूड डिलीवर करवाते हैं। एक वेज थाली होती है, उसके अंदर पुलाव, दाल की सब्ज़ी और सीजनल आइटम और आपका रोटियां होती हैं, उसके अंदर सैलेड होता है, उसके अंदर वो फ्री फूड, कोई पैसा नहीं है उसका, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर तक प्रोवाइड करवाते हैं। तकरीबन हमारे यहाँ से 60-62 लोगों के ऑर्डर आते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स लगा के आई थिंक 200 थालियाँ हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, लंच में अंदर डिनर में, दोनों टाइम पे। ऑक्सीजन की कमी से पूरा मुल्क परेशान है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कानपुर में भी अमवात हो चुकी हैं लेकिन कानपुर से एक अच्छी खबर आई है, जहां सरकारी अस्पताल उर्सला में ऑक्सीजन प्लांट का काम पुणे की कंपनी के जरिए किया जा रहा है, जो इसी हफ्ते शुरू भी हो जाएगा, जहां से रोजाना 150 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किए जा सकते हैं, जिससे कुछ राहत भी मिलेगी और जिंदगियां भी बचाई जा सकेंगी। डायरेक्ट पुणे से भी लखनऊ उतरा, फिर यहाँ आया हूँ ऑक्सीजन प्लांट के लिए। पूरा इंस्टॉलेशन करके कमीशनिंग करना है मुझे इसका, और ये हफ्ते हो जाएगा कंप्लीट।
मशीन बैठ रही है, पूरे ऑटोमेटिक है, क्योंकि ये 100-150 सिलेंडर के करीब यहाँ सप्लाई करेगी, 120 के से ऊपर ही। और इनको जो एक्स्ट्रा ज़रूरत है वो तो पूरा फिलअप ही कर देगी। जो इनका सिलेंडर रहेगा वो इमरजेंसी के लिए रहेगा, और अदर जहाँ दिक्कतें होंगी वहाँ के लिए हो जाएगा, और बाकी यहाँ की कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे देश से ऐसी तस्वीरें सामने आईं जहां ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान गई, और वहीं ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गईं और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। लेकिन कानपुर के उर्सुला अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, वो तकरीबन 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। पुणे की एक कंपनी ने आकर इसे तैयार किया है और जल्द ही इससे तकरीबन रोज़ाना 150 से ज़्यादा सिलेंडर ऑक्सीजन के मुहैया कराए जाएंगे, जो लोगों की जान के काम आएंगे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर मेरठ में अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया ने कोशिशें करनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों और होम आइसोलेशन में जेर इलाज मरीजों की तीमारदारों को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। लोग गैस सिलेंडर रिफिल कराने के लिए भूखे प्यासे घंटों कतारों में खड़े रहकर गैस प्लांटों पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गैस फैक्ट्रियों पर गैस खत्म हो जाने पर बहुत से लोगों को घंटों कतारों में लगने के बाद खाली हाथ भी वापस लौटना पड़ रहा है। ये हालात मेरठ के सभी 5 गैस फैक्ट्रियों पर नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन लेना आया था सर। कितना समय लगा है ऑक्सीजन लेने के लिए? अब देख लो सर, रात को 2:30 बजे आया था, अब नंबर आया। सर मैं ऑक्सीजन के लिए आया था, मिल नहीं पाया। मैंने रात में 28 को सिलेंडर खरीदा सर, मजबूरी में। मेरा पेशेंट एडमिट नहीं हो पा रहा था। ब्लैक से हॉस्पिटल वाले बोले भाई पहले प्राइवेट ने किसी ने हमें भर्ती नहीं किया, उसके बाद प्राइवेट वाले बोले कि भाई अपना सिलेंडर, वो सरकारी वाले अपना सिलेंडर लाओ जब एडमिट करेंगे। मेरे पिताजी एडमिट हो, ऑक्सीजन दिए। भीड़ इतनी है कि इतनी भीड़ में तो घुसने की हिम्मत नहीं पड़ी। ऐसा लग रहा है कि इसमें अगर चले गए तो और इन्फेक्शन लेके जाएंगे अपने घर में। ऑक्सीजन की कमी मुसलसल बढ़ती जा रही है। अलीगढ़ से मेंबर पार्लियामेंट सतीश गौतम ने कहा है कि अलीगढ़ में ऑक्सीजन की कोई परेशानी नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि आवाम घंटों लाइन में लगने के बाद भी ऑक्सीजन हासिल नहीं कर पा रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट सतीश गौतम ने कहा कि ये बीमारी नहीं बल्कि ऊपर वाले का अजाब है। उन्होंने कहा कि हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की फराहमी कर सकें और सभी को इनकी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन दे सकें। में कोई भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है। हमने टोल फ्री नंबर इशू कर रखा है 9457762404। आप उस पर रजिस्ट्रेशन कराइए। पेशेंट आपका कहाँ एडमिट है, घर में है, क्या है, इंसुलेशन है, वहाँ बताइए, आपको ऑक्सीजन मिलेगी। चेरठ प्लांट पर हम रोजाना 100 सिलेंडर सप्लाई करते हैं घरों में जो लोग रहें। उसके बाद भी दीनदयाल को भी देते हैं और मैक्स हॉस्पिटल जिनको भी देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं। बंगाल चुनाव के बाद रियासत में भड़कने वाले पुरतशद्दुद वाकयात पर साधु संतों की नुमाइंदा तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मुस्लिम क़यादत पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी, जो कि कुछ दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में होने वाले तशद्दुद में अक्सरियती फ़िरक़े के अफराद को निशाना बनाया जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी ने इल्जाम लगाया कि बंगाल में होने वाले पुरतशद्दुद वाकयात पर मुस्लिम लीडरान ने दानिस्ता तौर पर चुप्पी साध रखी है। महंत नरेंद्र गिरी का मजीद कहना है कि बंगाल के हालात को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखाड़ा परिषद ने मरकजी हुकूमत से बंगाल में सदर राज नाफिज करने का भी मुतालबा किया कि बंगाल के, पश्चिम बंगाल के कांड के बाद किसी ने भी मुसलमान नेता हो या मुसलमान एक्टर हो, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। अगर एक कांड कहीं होता है जहां पे मुसलमान मारे जाते हैं तो यही एक्टर जो फिल्मी जगत में हैं, यही जो मुनव्वर राणा हैं, ये कितने लोग हैं, ये सब कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आज क्या हम हिंदू सुरक्षित है यहाँ पे बंगाल में? तो आप लोगों की बोली क्यों नहीं निकल रही है? बोलना चाहिए आप लोगों को। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, पूरी कैबिनेट से यह मांग करता हूं कि 356 धारा का प्रयोग करते हुए ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहां पे सेना लगाई जाए।
मुल्क में इलेक्शन खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। कोरोना के दौर में अचानक हुए इस बेतहाशा इजाफे से लोग खासा परेशान हैं। उनका कहना है कि महंगाई की मार झेल रहे हैं, काम नहीं चल रहा है और अब पेट्रोल की कीमतों में आग लग गई है। इस जानिब हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। आवाम का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। और लॉकडाउन चल रहा है अलग से, इसमें क्या में महंगाई के क्या में देखते हुए परेशानी हो रही है। और क्या में हमारा माल जो आता है इससे हमें परेशानी हो रही है, भाड़े में क्या में दिक्कतें हो रही हैं। और मैं कह रहा हूँ इस कोरोना काल में इस पैसे तो नहीं बढ़ने चाहिए। माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा जुमतुल विदा होता है जो कल है। इसको लेकर अलीगढ़ के शहर मुफ्ती हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद हमीद ने अपील जारी की है और नमाजियों से कहा है कि वो शहर के शाही जामा मस्जिद और बड़ी मसाजिद में जमा ना हो, बल्कि अपने इलाके की मसाजिद में उतनी ही तादाद में नमाज अदा करें जितनी हुकूमत ने इजाज़त दे रखी है। उन्होंने कहा कि कोरोना मुसलसल ख़तरनाक होता जा रहा है, ऐसे में सभी को एहतियात करने की ज़रूरत है। इन्होंने लोगों से छोटी छोटी जमात बनाकर नमाज अदा करने और हाथ व गले ना मिलने की भी अपील की है। मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद आपसे मुखातिब हूँ। कल चूँकि जुम्मतुल वदा है और कोरोना की वजह से जो तबाही फैली हुई है, जो तबाही मची हुई है, वो इंतहाई एहतियात की मुतकाज़ी है। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि जुमे की नमाज अपनी अपनी मसाजिद में अदा करें, भीड़ भाड़ इकट्ठी न करें, कम से कम लोगों की हो। जो हमारे 5-6 तक की जा रही थी वो इससे ज़्यादा नमाज नहीं नमाज है। कुछ नमाज वहीं कुछ मकामी लोग होंगे और एक आध आदमी इधर का हो गया है। और उसका भी एहतियात है कि वो अपने मास्क वगैरह पहनकर और सैनिटाइज करके नहाएं, फासले से खड़े हों ताकि एक दूसरे के करीब आने का मौका न मिले। मुझे उम्मीद है कि इस अपील पर अमल किया जाएगा ताकि कोरोना से बचा जा सके। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वजीर आला नीतीश कुमार की अपील का असर होने लगा है। पटना के होटलों और शादी हॉल्स में लोगों ने शादी की पुरानी बुकिंग को कैंसिल करके अगले महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल बिहार में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए वजीर आला ने लोगों से कुछ वक्त के लिए शादी तकरीबों को टालने की अपील की थी। सर ये बताइए कि आखिर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो एक अपील की है शादी समारोह को लेकर, तो क्या आपने ये जो फैसला लिया है कि शादी का जो आपका यहाँ कार्यक्रम था उसको आप डेट आगे बढ़ा दिया आपने, तो क्या ये नीतीश कुमार के अपील का असर है? जी बिल्कुल। नोवेल कोरोना वायरस को देखते हुए और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है उसमें मैंने भी ये डिसीजन लिया कि बेहतर होगा कि ये शादी को अभी पोस्टपोन किया जाए और फिर जब कोरोना का चेन टूटेगा उसके बाद हम लोग एक शादी का डेट तय करेंगे और उस हिसाब से फिर से शादी की तैयारियां की जाएगी। तो ये एमपी शाही सर हैं जो हमारे साथ वीडियो कॉल पे जुड़े हुए थे और उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अपील की है, यानी जो शादी समारोह को लेकर जो अपील की है, उसके बाद इन्होंने एक फैसला लिया है जिसमें कि जो उनके घर में शादी होने वाली थी उनकी तारीखों को बढ़ाकर, यानी जो 14 मई को शादी होने वाली थी उनकी तारीखें बढ़ा के जून में करने का उन्होंने मन बनाया है। और ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री के इस अपील का न सिर्फ असर दिखाई पड़ रहा है बल्कि मानते हैं कि एक अच्छी पहल भी है और लोगों को आगे बढ़कर इसे अपनाना भी चाहिए। जो होटल मौर्या के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ काम कर रहे हैं लोग, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये मानते हैं कि एक अच्छी पहल है और आपके इस होटल में कितने लोग जो हैं उन्होंने अभी तक अपना चेंज कराया है अपनी शादी के तारीखों को जब मुख्यमंत्री के इस अपील के बाद? मुख्यमंत्री जी के अपील के बाद 2-3 लोगों का कॉल आ चुका है जो बुकिंग्स को अमेंडमेंट करा रहे हैं और फ्यूचर डेट्स में बुकिंग शादियां होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को परेशानी तो हो रही है लेकिन शायद ये ज़रूरी है और होटल भी उन लोगों की बातों को मानकर डेट को आगे बढ़ाने का सोच रहा है। जी हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि अगर जिस डेट को वो चेंज कराना चाहेंगे, जिस डेट में हमारी अवेलेबिलिटी रहेगी, हम पूरी कोशिश करते हैं उस डेट में उनकी बुकिंग को हम शिफ्ट करें। लेकिन हमारा तो आर्थिक नुकसान है, बट आर्थिक नुकसान को हम झेल के अगर स्वस्थ रहेंगे तो सारे जन फिर से हम
कोऑपरेट करेंगे और आगे बढ़ाने में हम उनकी जो भी हमारा होता है अमेंडमेंट पॉलिसी, हम उसके साथ उनको अमेंड करते हैं, पूरा कोऑपरेट करते हैं। कोरोना का दूसरा चेन है, उसको तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री की इस अपील पर न सिर्फ अमल करने का है बल्कि लोगों के अंदर एक बड़ा मैसेज भी देना है कि अगर आप समझते हैं कि वाकई ये त्रासदी और इस महामारी में हम इससे उबर सके, इसको पार पा सके, तो शायद जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार अपील कर रहे हैं, तो आपको भी आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर इस बात को समझना होगा और इस पर जरूर कोई बड़ा फैसला लेना होगा। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में लॉकडाउन के दूसरे दिन वजीर आला नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देही इलाकों में परेशानियों को लेकर मीटिंग की। सीएम ने मीटिंग में देही इलाकों में मनरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार, कम्युनिटी किचन और लॉकडाउन से मुतालिक मामलों पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में कई आला ओहदेदार शामिल हुए। मीटिंग में सीएम ने रोजगार को लेकर ओहदेदारों को अहकामात भी जारी किए। बिहार में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और कम्युनिटी किचन को लेकर के सरकार की अहम बैठक हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक की हुई है और उस बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद थे। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं सर कि क्या हुआ आज की बैठक में, क्या निर्णय आप लोगों ने लिया है। ग्रामीण क्षेत्र में कैसे अपने ग्रामीणों को रोजगार मिल सके, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कई सारी परिस्थितियां बदल गई है, तो उन्हें मनरेगा के अंतर्गत रोजगार मुहैया लगातार होता रहे, इसके लिए विस्तार से विमर्श हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव और अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं मनरेगा के द्वारा उसे तुरंत लागू किया जाए। जो रोजगार पैदा किए जा सकते हैं उसको हम सब लगातार निगरानी कर रहे हैं और मजदूरों को रोजगार निश्चित रूप से हम देंगे। जिनका जॉब कार्ड पहले से उपलब्ध है उनको रोजगार मिलेगा। तो बिल्कुल सरकार का प्रयास है कि कहीं न कहीं लोगों को रोजगार मिले और खास तौर पर उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मिले, और इसको लेकर के आज की बैठक हुई थी और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में लॉकडाउन को मुकम्मल तरीके से लागू कराने की हुकूमत कोशिशों में जुटी है। इस सिलसिले में जहां सख्ती बरती जा रही है, वहीं सियासी रहनुमाओं की जानिब से लगातार अपील की जा रही है कि लोग अपने अपने इलाके में कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करें और घरों में ही रहें। जेडीयू के मुस्लिम लीडरों ने अक़लियती समाज से अपील की है कि वो इस मुसीबत की घड़ी में न सिर्फ घर पर रहें बल्कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इस वबा के खात्मे की दुआ करें। 15 मई तक जो लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है ये काबिल सताइश है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोविड के चलते पूरा सूबा और मुल्क के हालात बहुत ही संगीन हैं। हुकूमत बिहार ने हर जरूरी इकदाम किए हैं और बिहार के आम लोगों और मुतासरीन को राहत पहुंचाने के लिए हुकूमत बिहार कोशा है। ऐसे में हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ लॉकडाउन के सर्कुलर का पर अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने घर पर रहें और रमजान का आखिरी अशरा अभी चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ऐसे में हम लोग अल्लाह से इबादत करें, रोजा नमाज घर पर ही अदा करें। अल्लाह पाक हम सभी आलम इंसानियत के लिए रहम, करम और खैर का मामला फरमाए, यही हमारी अल्लाह से दुआ है। और हम लोग लॉकडाउन के सर्कुलर का पर अमल करके कोविड के चेन को तोड़ने में सरकार की मदद करें और अल्लाह ताला। यकसा काम के बदले यकसा तनख्वाह की मांग को लेकर IGIMS में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल नर्स और ब्रदर्स हड़ताल पर चले गए हैं। नर्सों ने काम बंद करके मुजाहरा किया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। नर्सों ने मुतालबात पूरे ना होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है। लॉकडाउन के दूसरे दिन पटना सिटी में माहौल जो दिखा वो मिला जुला दिखा। दुकानों के शटर बंद रहे, सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला। सिर्फ जरूरी काम और इमरजेंसी खिदमत से जुड़े लोग ही बाहर निकल रहे हैं और बेवजह घूमने वाले लोगों के साथ पुलिस सख्ती से निपट रही है।
सीतामढ़ी में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है। सड़कों पर सख्ती के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है। पुलिस हर आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है और जरूरी वजह होने पर ही जाने की इजाजत दे रही है। उधर गया में ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए इंतजामिया ने कूपन सिस्टम की सहूलत शुरू की है। इसके लिए कलेक्ट्रेट में ऑक्सीजन सेल कायम किया गया है, जहां जरूरतमंदों को कूपन दिया जा रहा है। लेकिन कूपन की इस सहूलत से कई जरूरतमंदों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले कूपन लेने में 5 से 6 घंटे कतार में लगना होता है, फिर रिफिल के लिए मजीद 2 घंटे लगते हैं। इस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार सरकार ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आइसोलेशन सेंटर बना दिया है, लेकिन यहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार सरकार ने ईएसआईसी को 150 बेड का कोविड अस्पताल बनाया तो है, लेकिन यहां डॉक्टर नदारद हैं। बिहार सरकार ने अभी तक डॉक्टरों की तैनाती नहीं की है। फिलहाल यहां 80 मरीज कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, जिन्हें डॉक्टरों की देखरेख की सख्त जरूरत है। बिहार में एनएचएम के तहत बहाल डॉक्टर काली पट्टी बांधकर अस्पतालों में ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इंश्योरेंस और दीगर मुतालबात की वजह से सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर उनके मुतालबे पूरे नहीं हुए तो ये काम पर आना छोड़ देंगे। उधर कोरोना से निपटने के लिए बिहार सरकार ने पहले तो होटलों को बंद रखने का हुक्म दिया था, लेकिन बाद में इस शर्त के साथ होटलों को खुलने की इजाजत दी कि मुसाफिरों को उनके कमरे में ही खाना खाना पड़ेगा। पटना में होटल खुल गए हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुसाफिर नहीं हैं। इन होटलों को अब मुसाफिरों की तलाश है।